हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 28 सितंबर 2021। तो वर्कशीट में देख लेते हैं पहले कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स की वर्कशीट है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट करना। देखिए, टोटल 20 मार्क्स की वर्कशीट है और टोटल 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के आगे ना मार्क्स लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे को यहाँ एक ही आकृति दे रखी है फर्स्ट की। उसमें कह रहा है कि यदि L जो है वो समांतर है M के और N जो है वो समांतर है M के, तो बताओ कोण 1, कोण 2, कोण 3 के बीच मध्य क्या संबंध है। देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो ये दोनों रेखाएं हैं ये आपस में समांतर हैं और जो ये दोनों रेखाएं हैं ये आपस में समांतर है। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने ये चैप्टर समझा था तो उसमें भी किया था कि अगर एक रेखा दो रेखाओं के समांतर होती है तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती है ना। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो L है ना वो N के भी समांतर होगी, होगी नहीं होगी। अब जब ये तीनों ही रेखा आपस में समांतर हैं, तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 कौन सा संबंध बना रहे, तो ये कौन से कोण हो गए मेरे, ये हो गए मेरे संगत कोण। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको सीधा सीधा संगत कोण। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ भी आपको एक आकृति दे रखी है, उसमें कह रहा है कि यदि AB जो है वो CD के समांतर है और CD जो है वो EF के समांतर है, इसका मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो AB है वो EF के भी समांतर होगा, होगा नहीं होगा। और आपको एक अनुपात दे रखा है X और Z के बीच में, वो है 3:7। तो आपको क्या करना है, इस X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहली बात तो हमको क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो दिया है हमारे को जो AB है वो CD के समांतर है और जो CD है वो EF के समांतर है। ठीक है ना, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें यहाँ x का मान ही ज्ञात करना है। देखो, अब हमारे को पता है कि AB जो है वो CD के समांतर है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि x प्लस y का जो योग होगा वो 180 होगा। क्यों, क्योंकि त्रियर्क रेखा के और बने एक ही कोण है ये, तो इनका योग कितना होगा 180। तो पहले वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपने प्रमाण में कि जो AB है वो CD के समांतर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो कितना होगा 180 के बराबर होगा। त्रियर्क रेखा की और, ठीक है, तो त्रियर्क रेखा के, अच्छा के, एक सेकेंड रुको, के एक ही और बने कोण। ठीक है ना, तो अब देखो मेरे को ना x पता ना y पता, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर क्या था, y और z में अनुपात दिया था। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि माना कि जो y है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3a मान लेते हैं y को, और z को क्या करते हैं 7a मान लेते हैं। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि x प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 180 माइनस का 3a। तो फिलहाल अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब a का मान मिलेगा ना तो इस a के यहाँ पर रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको एक और चीज दे रखी थी कि जो AB है वो CD के समांतर है और जो CD है वो EF के समांतर है। तो यहाँ लिखते हैं कि जो AB है वो CD के समांतर है और जो CD है वो EF के समांतर है। ठीक है, तो ये तो आपको दिया है। तो फिर आपके पास जो CD है, AB है, वो किसके, आपके पास EF के भी समांतर हो जाएगा। अब जब ये वाली दोनों रेखाएं भी समांतर हो गई तो x और y, x और z जो है ये तो बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये मेरे एकांतर कोण है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि x इज इक्वल टू में z हो जाएगा और रीजन में क्या लिख दूंगी कि ये मेरे एकांतर कोण है। ठीक है, x का मान मैंने अभी ऊपर निकाला, कितना था x का मान यहाँ पर 180 माइनस का 3a, और z अभी हमने ऊपर माना था 7a, माना था ना हमने, x और y देख लो 7a माना था। अब हम क्या करते हैं, 180 इज इक्वल टू 7a प्लस का 3a, तो 180 इज इक्वल टू में 10a आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने a का मान निकाल लिया, 180 डिवाइडेड बाय 10 कट किया तो a का मान कितना आ गया 18 आ गया। पर मुझे तो x का मान निकालना है ना, तो x का मान है कितना यहाँ पर 180 माइनस का 3a, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 3a की जगह मैंने 18 रख दिया। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 3 8 जा सॉरी 18 3 जा कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 1, तो 126 डिग्री आपका आंसर आ गया।
क्लियर। तो x का मान निकल गया यहाँ पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुज MNO में यदि n जो है वो 90 डिग्री है तो सबसे बड़ी भुजा लिखिए। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज अगर मैं यहाँ पर बना लूं, ठीक है, n मुझे कह रहा है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो मेरा n होगा। अब m और o मैं कहीं भी लिख सकती हूँ, यहाँ m लिखूं, यहाँ o लिखूं, या फिर नीचे m लिखूं ऊपर o लिखूं, एक ही बात है। अब आपको पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वही सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी आ गई, इसकी MO आ गई। क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि रेखाएं PQ व RS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण POR जो है कोण ROQ के बराबर, इसके अनुपात दे रखे हैं 5:7 में है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखा है PQ और RS, पहले तो हम इसको ही बना लेते हैं, और ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो PQ और यहाँ पर आ गया RS। ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है, दिया है आपको यहाँ पर कि जो कोण आपका पी क्यू है ये क्यू होगा फिर। ठीक है ना। जो नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, क्यू नहीं होगा क्योंकि आर पे प्रतिच्छेद ओ पे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये ओ है आपके पास। ठीक है, अब देखो जो आपके पास पी ओ आर है और जो आर ओ क्यू है, पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू, ये आपको दे रखा है 5:7 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही आपको दिया है। अब यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर टोटल कितने, 4 कोण बन रहे हैं। ये दोनों कोण दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण तो एक ही रेखा पर बन रहे हैं, और जब ये एक ही रेखा पे बन रहे हैं तो ये तो रैखिक युग्म हुए, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ मान लेती हूँ क्योंकि अनुपात में दिया है, माना कोण POR जो है वो 5x है और जो कोण आपके पास ROQ है वो 7x है। ठीक है, अब अगर हम अपना हल यहाँ पर देखें तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो कोण POR है प्लस कोण ROQ है ये मेरे 180 के बराबर है। और क्यों है 180 के बराबर, क्योंकि ये मेरे रैखिक युग्म है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कहूंगी फिर 5x प्लस का 7x इज इक्वल टू में 180, तो 12x इज इक्वल टू में 180 आ गया। ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 180 को क्या करते हैं, वही रहने देते हैं और 12 को उसके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा, मेरा 15 आ जाएगा। अब मैं दो कोण तो निकाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि POR जो था वो मेरे पास था 5x, तो यहाँ पर लिख दूंगी 5 इंटू में 15, तो 5 5 जो 25 और एक 7 75, और कोण ROQ मेरे पास था 7x, तो इसका मतलब 7 इंटू में 15, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 105 डिग्री। पर मेरे को यहाँ सारे कोण ज्ञात करने हैं, सिर्फ दो नहीं करने। अब आप देखो अगर आपके पास ये 75 डिग्री है और ये 105 डिग्री है ना, एक बार चेक करते हैं, यही थे, तो 75, तो ये भी तो 75 होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। होगा नहीं होगा, उसी तरीके से फिर आप कहोगे कि ये 105 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कोण POR जो है वो कोण SOQ के बराबर है, और यहाँ लिख देती हूँ 75 डिग्री। उसी तरीके से कोण दूसरा POS जो है वो किसके बराबर है, कोण ROQ के बराबर है, और ये हो जाएगा 105 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे कि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, चारों कोण निकल गए, यही चारों कोण आपको इसमें निकालने थे। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज PQR में यदि PQ जो है वो PR के बराबर है और कोण QPR 30 है, तो कोण QPR का PQR का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर दे रखी है और एक कोण दे रखा है, और एक कोण आपको निकालना है, तो पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं फिर PQR। ठीक है, PQ और R। ठीक है ना, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, जो PQ है वो PR के बराबर है, इसका मतलब ये PQ PR के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, और एक कोण भी दे रखा है आपको QPR दे रखा है, ये वाला कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया आपको ये है कि जो PQ है वो PR के बराबर है और जो कोण QPR है वो कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको ये करना है कि जो कोण आपके पास, कौन सा कोण निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, PQR निकालना है, ये वाला। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे इसको। देखो आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाले दोनों कोण हैं ये दोनों कोण बराबर होंगे।
क्योंकि जो जब भुजाएं बराबर होती है उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो कोण मेरा पी क्यू आर है वो बराबर होगा किसके, कोण पी आर क्यू के। रीजन में मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। अब आपको पता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मैं देखूं तो 3 कोण है और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता। तो यहाँ लिख देते हैं कि कोण जो है पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू, इन तीनों का योग 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब पी क्यू आर तो नहीं पता, वो तो क्वेश्चन में ही निकालना है हमें, उसे छोड़ देते हैं। क्यू पी आर मुझे 30 पता है। अब देखो ये वाले दोनों कोण बराबर थे, तो मैं पी आर क्यू की जगह भी पी क्यू आर ही लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे वही निकालना है, और ये दोनों तो वैसे भी बराबर है ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2 पी क्यू आर और यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस का 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, 150 डिवाइडेड बाय 2, वो कट होके कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, और आपको यही क्वेश्चन में निकालना था। तो इसका मतलब वो बाकी के जो दोनों कोण बचे हैं ना वो 75 डिग्री के होंगे, ठीक है। पर आपको एक ही बताना है, इसलिए हमने एक ही लिखा है, ठीक है। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन 5, आते हैं क्वेश्चन 6 पे। कह रहे सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। देखो जैसे भी आपने किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अब अगले क्वेश्चन में ये चीज आपको सिद्ध करनी है कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का, अंदर के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहली बात, एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, जिसको नाम दे देती हूँ मैं ए बी और सी, और इसके अंदर कोण भी बना देती हूँ क्योंकि यही मुझे सिद्ध करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींची है यहाँ पर, जिसको मैंने नाम दिया है पी क्यू, और इसमें दो कोण और बन गए, यहाँ पर एक 4 नाम दे दिया, इसको 5 नाम दे दिया। ए वाला नाम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। सबसे पहली बात तो ये लिखते हैं कि क्या दिया है हमें, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें सिद्ध क्या करना है, सीधा हमें ये करना है कि जो कोण 1 है और जो कोण 2 है और जो कोण 3 है, इन तीनों का योग कितना है, 180 है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक रचना की है, वो रचना क्या की, रेखाखंड पी क्यू हमने क्या किया, खींची, जो बीसी के समांतर है, ठीक है। अब देखो अगर आप अपना यहाँ पर देखो क्वेश्चन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो कोण 4 है प्लस जो कोण 1 है प्लस जो कोण 5 है, इन सबका योग तो 180 होगा। और क्यों होगा 180, क्योंकि ये तीनों कोण जो है एक ही रेखा पे है पी क्यू पर, तो ये मेरे रैखिक युग्म है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये मेरे क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म, ठीक है। 4, 1 और 5 रैखिक युग्म हो गए। अब दूसरा, अगर आप देखो PQ जो है, हमें ये पता है कि जो PQ है वो BC के समांतर है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो कोण 4 है वो कोण 2 के बराबर है, और जो कोण 5 है वो कोण 3 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये मेरे एकांतर कोण हो जाएंगे। इसको आप पहली समीकरण मानो, इसको आप दूसरी समीकरण मानो, इसको आप तीसरी समीकरण मानो। होंगे नहीं होंगे, 4 2 के बराबर, 5 3 के बराबर, आपके क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि पी क्यू बी सी जो है ये समांतर रेखाएं हैं, तो फिर ए बी और ए सी जो है वो त्यर्क रेखा बन जाएगी, ठीक है ना। अब आप तीनों से देखो, आप कोण 4 की जगह यहाँ पर कोण 2 लिख सकते हो, क्योंकि 4 और 2 कोण दोनों ही बराबर है, और कोण 5 की जगह आप कोण 3 लिख सकते हो, क्योंकि पांचवा कोण और तीसरा कोण दोनों ही बराबर है, कर सकते हो। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 और 3 से क्या निकल के आया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 जो है वो 180 के बराबर होगा। और आपको क्वेश्चन में यही तो सिद्ध करना था कि जो तीनों कोण है वो 180, उनका योग जो है वो 180 होता है, तो वो यहाँ पर सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है वो एसी के बराबर है, पी और क्यू ऐसी बिंदु है जो क्रमशः ए बी और एसी पर है, वह एपी जो है ए क्यू के बराबर है, सिद्ध कीजिए कि सीपी जो है वो बी क्यू के बराबर है। आकृति आपको नहीं दे रखी है, वो आपको खुद से बनानी है। तो क्या करना है, हमारे को एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर त्रिभुज बना लिया,
ठीक है, अब साथ साथ लिखते रहते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें मुझे क्या दे रखा था कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये सब दिया है। अब वो आपसे कह रहा था कि पी और क्यू दो बिंदु है, पी ए बी पर और क्यू ए सी पर, तो यहाँ पर पी ले लेते हैं और यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, ये दो बिंदु है, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है, ठीक है। अब आपको यहाँ सिद्ध क्या करना है कि जो सीपी है वो बीक्यू के बराबर है, मतलब जो हमने जो ये दो रेखाखंड बनाई है ना, जोड़ी है, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख देते हैं सीपी जो है वो बीक्यू के बराबर, ये सिद्ध करना है। अब देखो आप एक चीज यहाँ पर देखो, आपको पता है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। अब मैंने बताया क्या किया, ए बी में से मैंने एपी माइनस कर दिया और एसी में से मैंने ए क्यू माइनस कर दिया, तो जब मैं ए बी में से एपी माइनस करूंगी तो मेरा बीपी बचेगा, और एसी में से ए क्यू माइनस करूंगी तो मेरा सी क्यू बचेगा। इसको फिलहाल के लिए आप एक डाल के छोड़ दो, ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो सीपी है वो बी क्यू के बराबर है। तो देखो अगर मैं यहाँ दो त्रिभुज ले लूं, कौन कौन से ले लूं, एक मैं यहाँ पर ले लूं बी सी क्यू, ठीक है, और एक त्रिभुज ले लूं बी सी पी। अगर इन दोनों त्रिभुज को मैंने सर्वांग सिद्ध कर दिया तो फिर मैं ये सीपी इजिकल टू बी क्यू तो सीपी सीटी से कर दूंगी, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना। तो अब वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, त्रिभुज ले रही हूँ मैं, तो त्रिभुज बी सी क्यू और त्रिभुज बी सी क्यू और बी सी पी में तीन चीजें चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तीन चीजें कौन कौन सी तीन चीजें मिलेंगी, देखो एक तो आपको सीधी सीधी मिल गई है, आपने ऊपर ही निकाला है, बीपी जो है वो सी क्यू के बराबर है, ये आपने एक से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण एक से, ठीक है। और बाकी की चीजें अगर हम देखें तो एक में आप देखो दोनों में बीसी बीसी उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब एक रह गया है, तो देखो आपको पता था कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, जब ये दो बराबर है तो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो ए बी के बराबर सम्मुख कोण ये वाला है और ए सी के बराबर सम्मुख कोण ये वाला है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि बी सी क्यू वाले त्रिभुज में कोण सी और बी सी पी वाले त्रिभुज में कोण बी बराबर होगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि कोण बी सी क्यू जो है वो बराबर होगा कोण बी सी बी सी क्यू जो है वो बराबर होगा किसके, कोण सी बी पी के, ठीक है। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो इससे मेरे को एक चीज पता चल गई कि त्रिभुज बी सी क्यू जो है वो सर्वांगसम सिद्ध हो गया है त्रिभुज बी सी पी के, और कौन सी कसौटी से हुआ है, ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें एक कोण है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा बी क्यू है वो सीपी के बराबर होगा, सीपी सीटी से, यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया है। देखो क्वेश्चन 8 अब आपके पास है, आपको एक आकृति दे रखी है, कह रहा है आकृति में ए बी जो है वो समांतर है सी डी के और सी डी जो है वो समांतर है ई एफ के, यदि ई ए जो है वो लंब है ए बी पे तथा बी ई एफ जो है ये वाला जो कोण है ये दे रखा है आपको 55, तो आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, तीन आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इनका मान आपको निकालना है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या दिया है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, ठीक है, और सी डी जो है वो समांतर है ई एफ के, ये आपको दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पर पता है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी बीई है वो मेरी त्यर्क रेखा है नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, तो जो बीई है वो आपकी त्यर्क रेखा बन जाएगी। अब जब मेरी बीई त्यर्क रेखा बन गई है तो इसका मतलब जो एक्स है वो तो वाई के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये तो मेरे संगत कोण होते हैं,
है ना। तो फिर हम ये कह देते हैं x इजिकल टू वाई है और यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारे संगत कोण है। अभी देखो मुझे ना x पता ना y पता, अब मैं कोई सा एक कोण निकालूंगी तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दोबारा आकृति में देखो, उसी तरीके से आप देखो CD जो है वो EF के समांतर है, तो फिर BE तो इसके लिए भी आपके पास एक त्रियर्क रेखा होगी, होगी नहीं होगी, तो वही चीज यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि जो CD है वो EF के समांतर है, तो BE क्या है आपके पास त्रियर्क रेखा है। ठीक है, अब जब ये त्रियर्क रेखा है तो y प्लस 55 जो है वो तो 180 के बराबर होगा। क्यों? त्रियर्क रेखा के बने एक ही और कोण, एक ही साइड पे बने हुए कोण है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि y प्लस 55 इज इक्वल टू में 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कारण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो y प्लस 55 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 180, तो यहाँ से मैं y का मान निकाल लेती हूँ, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस का 55, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, आ जाएगा 125। अभी हमने ऊपर किया था कि x और y तो बराबर है, तो ये दोनों कितने आ गए मिल गए 125। तो चलो दो तो मिल गए, अभी रह गया मेरा सिर्फ एक कोण z निकालने से। अब आप देखो AB जब CD के समांतर है और CD जब EF के समांतर है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो AB है वो EF के भी समांतर होगा। अभी ऐसा एक क्वेश्चन हम ऊपर भी करके आए हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो AB है वो CD के समांतर है और जो CD है वो किसके समांतर है, EF के समांतर है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर तो AB जो है वो किसके समांतर होगा, EF के, तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब जब ये मेरे पास समांतर है AB और EF, तो मेरी जो AE है ये मेरी क्या है, ये त्रियर्क रेखा, क्योंकि इसे ऐसे काटती हुई जा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो AB है वो जब समांतर है EF के, तो जो मेरी AE है, एक बार चेक कर लें, AE ही थी ना, AE एक त्रियर्क रेखा है ना, त्रियर्क रेखा। अब जब ये त्रियर्क रेखा है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाला कोण है और जो ये पूरा कोण है, ये दोनों कोण मिलके इनका योग कितना होगा 180, क्योंकि त्रियर्क रेखा के बने एक ही और कोण है ये। ठीक है, तो ये तो मुझे 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 प्लस जेड प्लस 55 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे, त्रियर्क रेखा के एक ही और बने कोण। ठीक है ना, अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 14 यहाँ पर, प्लस का z इज इक्वल टू में 180 डिग्री आ जाएगा। तो z कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस का 145, तो z कितना आ गया 5 यहाँ पर है। अब 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, 35 डिग्री। लो z भी निकल गया। x y z तीन चीजें निकालनी थी, तीनों ही इस क्वेश्चन में हमने निकाल दी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक आकृति दी हुई है, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है और शीर्ष ए और डी बीसी की एक ही तरफ है। एडी को बीसी तक पी पर प्रतिच्छेद करने के लिए बढ़ाया गया है, दर्शाइए कि। देखो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक एबीसी दे रखा है, एक उसके अंदर त्रिभुज है आपके पास डीबीसी, दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज की दो दो भुजाएं जो है वो बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के सर्वांग समय, ये आपको सिद्ध करना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में ये जो ये पूरा एक साइड का त्रिभुज है वो दूसरे साइड के त्रिभुज के सर्वांग समय। ठीक है, पहले हम आकृति बना लेते हैं यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं, नाम हमने सही दिए हैं बिल्कुल। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि जो मुझे ए बी है वो ए सी के बराबर दे रखा है और जो मुझे बी डी है वो किसके बराबर दे रखा है, सी डी के बराबर। अब पहला पार्ट देखते हैं हमें क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए बी डी को क्या करना है, हमें सर्वांग सिद्ध करना है ए सी डी से। तीन चीजें चाहिए सर्वांग सिद्ध करने के लिए, चलो करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और
त्रिभुज ए सी डी में कौन कौन सी तीन चीजें हैं? देखो एक तो देख के ही मिल रही है कि जो ए बी है वो आपकी ए सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपके समधि, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको दिया है। उसी के साथ एक और चीज मिल गई कि जो बी डी है वो आपके पास सी डी के बराबर है, ये भी आपको दिया है क्योंकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या मिल गई, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों में ही है ये। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर, तो जो त्रिभुज आपके पास ए बी डी है वो यहाँ पर सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज ए सी डी से, कौन से कसौटी से हुआ, एस 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 से हो गया। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए तो मैं ये वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर लिख सकती हूँ सीपी सीटी से, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो इसके संगत कोण और संगत भुजाएं तो बराबर ही होगी। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो मेरा कोण बी ए डी है वो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ए डी के बराबर हो जाएगा सीपी सीटी से। ठीक है, ये भी आगे काम आने वाला है, इसको आप फर्स्ट मान के रख लो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे को कौन से त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करने थे, ये पूरे ए बी पी था एक आपके पास और एक ए सी पी था, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी पी को सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी पी के, तो फिर वही चीज, तीन चीजें चाहिए। तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, इसमें देखते हैं। देखो एक तो देख के ही पता चल रहा है कि ए बी जो है वो एपी के बराबर है, उभयनिष्ठ है क्योंकि ये दोनों में। ठीक है, उसके बाद ए बी जो है वो एसी के बराबर है, ये आपको दिया है क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज था। अभी रह गया एक चीज, अब वो चीज क्या रह गई है, तो देखो हमने अभी ये कोण बराबर सिद्ध कर दिए हैं सीपीसीटी से, तो अब हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो कोण आपके पास यहाँ पर बी ए डी है, किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, सी ए डी के। ठीक है, समीकरण एक से हो गए सर्वांग सिद्ध, बस लिख दो कि त्रिभुज ए बी पी जो है वो आपका सर्वांग सिद्ध हो गया है त्रिभुज ए सी पी के, तो यहाँ पर किसे हुआ, एस ए एस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहे समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है और एम कर्ण एबी के मध्य बिंदु है, सी को एम से जोड़ा जाता है और बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डीएम जो है वो सीएम के बराबर हो। बिंदु बिंदु डी को बिंदु बी से जोड़ा गया है, आपको पूरी एक आकृति बना के दी गई है ये वाली। ठीक है, तो इससे देखो देख के पता चल रहा है कि जो डीएम है वो एमसी के बराबर है या सीएम के बराबर है, और जो बीएम है वो एएम के बराबर है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इस वाले त्रिभुज को एएमसी, ये वाले त्रिभुज को बीडीएम, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमें दिया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो आपको दिया क्या है, यहाँ पर आपको दिया है कि डीएम जो है वो सीएम के बराबर है। एक और चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि बीएम जो है वो एएम के बराबर है। तो पहला पार्ट देखते हैं हम। तो त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, ए एम सी और बी एम डी। ठीक है, तीन चीजें चाहिए करने के लिए, तो देखो एक चीज तो मुझे यहीं पर ही मिल गई कि जो ए एम है वो बी एम के बराबर है। अच्छा पहले हम लिख लेते हैं कि हम इन त्रिभुजों की बात करें, ये मैंने सिर्फ पार्ट डाला था ऊपर। ठीक है, तो त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, तो ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पर दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि जो सी एम है वो किसके बराबर है, डीएम के बराबर है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी रह गई सिर्फ एक चीज, वो एक चीज भी हमें आसानी से मिल जाएगी, और वो क्या है, देखो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख सकते हैं हम कि बी एम डी जो है वो किसके बराबर है, ए एम सी के बराबर है। तो कोण ए एम सी जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण बी एम डी के बराबर हो गया। और रीजन में यहाँ लिख देते हैं हम अपने कि हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, यहाँ तक दोनों तीन चीज मिल गई। इसका मतलब त्रिभुज ए एम सी जो है वो सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज बी एम डी के, और ऐसे ऐसे फर्स्ट पार्ट तो हो गया। चलिए, अब जब ये सर्वांग सिद्ध हो गया ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा सीपीसीटी से। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो मैं संगत कोण और भुजाओं को बराबर लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि एसीएम जो है ना वो किसके बराबर होगा, कोण बी एम,
BDM के बराबर होगा CPCT से, ये मुझे आगे काम आएगा अभी, ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये तो मेरे दोनों एकांतर कोण है ना। अब एकांतर कोण बराबर है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा BD है वो CA के समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तभी तो वो एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेकिन कोण ACM और कोण BDM एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि अतः जो आपके पास BD है वो किसके समांतर है, AC के। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो फिर ये वाले दोनों कोणों का योग, इस वाले पूरे कोण का योग और इस वाले पूरे कोण का योग तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी BC है ये मेरी त्रियर्क रेखा है, और ये त्रियर्क रेखा के बने एक और कोण है, एक साइड पे बने हुए कोण है, होगा नहीं होगा। तो DBC जो है इसका मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास DBC ACB के बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं, बराबर नहीं होगा, इनका योग 180 हो जाएगा, है ना, बराबर मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है, इनका योग 180 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रियर्क रेखा के एक ही और बने कोण। ठीक है, अब ACB तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया था कि 90 डिग्री है, बोला था ना कि समकोण है 90 पे, तो ये तो 90 है। और DBC आप निकाल लो, बी पार्ट में आपको यही तो निकालना था, इसको 90 डिग्री तो सिद्ध करना था। लो, बी पार्ट में आपका ये 90 डिग्री यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, ये रहा। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट भी कंप्लीट। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी ये असेसमेंट वर्कशीट 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है गणित की क्लास 9 की, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।